इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो बेसिकली मैंने तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का पढ़ा, आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। एक्चुअली जब भी आप किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले भी क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन था उसमें भी आपने सीखा हुआ ऑक्सीडेशन पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट द न्यू टर्म। इससे पहले आपने इस टर्म को सुना होगा, ठीक है। आपको ये भी पता होगा किसी मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड में हम किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो बेसिकली पूरे जो चैप्टर है ना, ये जो पूरी चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चारों तरफ तो घूम ही रही है, मतलब इसके सारे टॉपिक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के पे ही बेस्ड है। बट उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेंट्रल एटम का होना और उसके चारों तरफ के लिगेंड्स का होना। क्योंकि मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही कहते जा रही हूँ कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना इस तरीके का दिखेगा जहाँ पर आपको एक सेंट्रल मेटल देखेंगे, दैट इज सेंट्रल मेटल, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नो डाउट। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या दिखेंगे, लिगेंड्स दिखेंगे। ये लिगेंड्स में भी सेम टाइप के हों, यानी एक मेटल को चारों तरफ से जो लिगेंड्स आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, यानी अपने लोन पेयर को डोनेट करने, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसा भी हो सकता है मे बी कि वहाँ पर मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स आए और उस सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर को डोनेट करें, एंड दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज बेसिकली हम इतना तो सीख चुके हैं, यानी इतने सारे वीडियोस और इतने सारे टॉपिक्स को बार बार आपने जो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपने यहाँ तक तो सीखा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और लिगेंड्स को चारों तरफ से कोऑर्डिनेट करें। अब सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में ना हर एटम किसी पर्टिकुलर एटम से जब बॉन्ड बनाता है, वेदर इट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड और इट विल बी आयनिक बॉन्ड और इट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड बनाता है ना, तो बॉन्ड बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ये होती है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो हो रही है या इलेक्ट्रॉन का जो लूज गेन हो रहा है उसकी नंबर क्या है। तो जब हम उस नंबर्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज एक ही एटम, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एटम, फॉर एग्जांपल आयरन की हम बात करते हैं, तो एक आयरन एटम जो है, आयरन एटम का जो एटम है वो किसी कंपाउंड में दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्ड बनाते वक्त, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम का किसी रिएक्शन में या किसी बॉन्ड बनाने में चेंज हो सकता है, एंड दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ये जो सेंट्रल एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर से, यानी कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से ले रहा है, ठीक है। तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो हम निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि जब हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो उसके पास हमारे पास मेथड क्या होगा। तो वो मेथड जो भी होगा, जो कि अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे की ओर, उससे सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा ज़रूरी कि जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है या आयनिक लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड्स जो भी होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो लिगेंड्स न्यूट्रल होंगे, यानी उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज इज 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लिगेंड्स चार्ज हो सकते हैं। तो जब वो लिगेंड्स न्यूट्रल होंगे तो वो कौन कौन से लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिनका चार्ज आपको 0 लेना है, यानी जिनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। और अगर वो लिगेंड्स न्यूट्रल नहीं है, अगर वो आयनिक है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो फिर यहाँ पर वो सारे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज है। आपको ये भी जानना है, चार्ज के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि उसके ऊपर चार्ज का फ्रिक्वेंसी के अंदर कितनी चार्ज है, -1, -2, -3 वटेवर। प्लस वाले भी होते हैं, यूजुअली पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और आपके 12th स्टैंडर्ड में ना, या फिर आगे चलकर भी अगर आपको देखा जाए तो जो पॉजिटिव वाले जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो 1-2 आएंगे, जिन्हें हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, बट जो मोस्ट पॉपुलर लिगेंड्स हैं वो यहाँ पर, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये जानना और ये दिमाग में बैठाना कि ये जो लिगेंड्स होते हैं दे मे बी न्यूट्रल लिगेंड्स और दे मे बी आयनिक लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में वाटर है। अब मैं इसे न्यूट्रल क्यों कह रही हूँ कि आपको भी पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का आपने कभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ऐसे निकाला होगा। फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर पता हो क्या होता है ये। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। इससे तो क्लियर हो गया कि
ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि जब उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होगी अपनी तरफ पुल करने की वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू पुल द शेप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ देन द हाइड्रोजन। इस वजह से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सवाल है कितने नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस का जो होगा, जो कि यूजुअली अपीयर होगा बट ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो -1 होगा ड्यू टू सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन की वजह से इसके -1 होगा, टोटल जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो क्या आएगा, -2। इसी तरीके से हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन जो शेप इलेक्ट्रॉन वो स्लाइटली पुल हो गया ऑक्सीजन की तरफ, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव +1 एंड दिस इज +1। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेसिकली किसी कंपाउंड में किसी एटम का होता है, जो हमें ये इस बारे में बतलाता है कि उस कंपाउंड में उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हुए या फिर उसे गेन करते हुए या लूज करते हुए बॉन्ड बनाना है। दैट विल बी डिफाइंड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो 0 है, वाटर हैज नो नेट चार्ज, ठीक है। तो इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो खैर आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगैंड, अमोनिया इज अ न्यूट्रल, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड लिगैंड, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी या दे हैव लोअर एटम टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन एटम इज अ लोनर एटम, जहां उसके पास एक लोन पेयर है कार्बन आयन, इसे हम कहते हैं कार्बन आयन। सबका नाम अगर लिखते हैं, सब जितने भी लिगैंड्स हैं ना सबके एक नेम होते हैं, ठीक है, जैसे हम आईयूपीएसी नेम में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखते चलती हूँ सबका नाम। एक्वा होगा, दिस इज एमाइन, अमोनिया के लिए वर्ड यूज होता है एमाइन, दिस इज कार्बोनाइन, दिस इज थायोकार्बोनाइन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन न्यूट्रल लिगैंड है, कौन आयनिक लिगैंड है, बाकी सब नाइट्रोसाइड। जैसे जैसे नेम आएंगे आपको याद होता जाएगा। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, बहुत सारे नेम है, ये मैं वन बाय वन एग्जांपल देके दिखा दूंगी। बट ये सारे के लिगेंड्स क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। आयनिक लिगेंड्स में क्या है, हैलाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हैलाइड ये है आपका थायोसाइनाइड, नाइट्रोसाइनाइड, थायोसाइनाइड है, यस। अब मैं यहाँ पे देखूँ, ये हैलाइड है, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड आयन, एमिनो आयन है, एंड दिस इज नाइट्राइड, ग्लिसराइड, ऑक्साइड, साइनाइड, ठीक है, और नाइट्रो, दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप है ये। तो ये है आपका कार्बोनेट आयन, एंड दिस वन इज ऑक्सीनेट आयन। तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रल लिगैंड्स हैं ये सबके सब आयनिक लिगैंड्स हैं। तो आपको बेसिकली बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो न्यूट्रल लिगैंड्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और जितने भी आयनिक लिगैंड्स हैं उनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज होता है, आपको चार्ज याद रखना है, ठीक है। इसे रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको जितना प्रॉब्लम बनाने को मिलेगा आप उतनी ही ज्यादा उस चीज को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम। यस, तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकालने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है, सेंट्रल एटम पे होता कौन है, याद है आपको, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। आपको पता है कि मैं शुरू से ये बोलते हैं कि किसी भी ये जो पूरा चैप्टर ना कॉन्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है जो बाकी सारे लिगेंड से बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम का पोजीशन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही रखता है, यानी सेंट्रल एटम पे आपको सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। अब इसे जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा जितना प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे आपको जो नहीं वो चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई फॉर्मूला दिया और आपने रट जाना है, रटना किसी भी फॉर्मूला को नहीं, किसी भी फॉर्मूला को रट नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि आप कितना रटोगे, आप एग्जाम में जाओगे रट के तो नहीं जा सकते। तो फॉर्मूला को करना क्या है, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को जितना ज़्यादा हो सके आप अप्लाई करो, जितना ज़्यादा हो सके आप उसको इस्तेमाल करो, उतना आसान दर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि आपको लिगेंड्स बहुत तरह के मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ लिगेंड्स क्या होंगे, चार्ज होंगे, या कुछ लिगेंड्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल वाले कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो चार्ज वाले में आते हैं। जो चार्ज वाले में आते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है।
अब ये पेन की भी नहीं रखना है, क्योंकि आप मैं बार बार कह रही हूँ जितना प्रॉब्लम बनाओगे आपको उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी इस चैप्टर की। मैंने आपको शुरू से बताया कि आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखेगा वो बेसिकली ऐसा दिखेगा, सेंट्रल मेटल एटम नो डाउट, लिगैंड्स, ठीक है, थोड़ा सा पेसेस लेके आपको कितने तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेंगे, लिगैंड्स जिनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने एक्स ले दिया। क्या हो सकता है? हो सकता है कि बाहर में जो इसके काउंटर आयंस होंगे, मतलब में भी वो तो पॉजिटिव होंगे, वो निगेटिव होंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, यानी कोई एलिमेंट होगा जो मैंने यहाँ लिखूँ, ठीक है। वो एलिमेंट 1 2 3 जो भी संख्या में मैंने इसे वाई ले लिया, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एलिमेंट्स है वो एनायनिक पार्ट हो, तो वो कहाँ जाएगा? बीच में, ठीक है। यानी एलिमेंट्स वाई नंबर में हमें पीछे देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि लिगैंड्स तो होंगे बट उसके काउंटर आयन नहीं होंगे। अब ध्यान से सुनो, ये तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर में इस 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस जरूर मिलेंगे। कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे जहां पर आपको इस ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है जिसे हम काउंटर आयन कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और जो इस ब्रैकेट के बाहर होता है, मे बी इस साइड हो या पीछे की साइड हो, कहीं भी हो, उससे हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। इसे हम बहुत अच्छे से वर्नर्स की थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बस समझें, तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी कैटायन पार्ट हो, एनायन पार्ट हो, व्हाटएवर, हम डिपेंड करते हैं कॉम्प्लेक्स कैसे है, एग्जांपल कैसा है, उन्हें हम काउंटर आयन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स आयन। और जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज एनायनिक पार्ट, क्योंकि एनायनिक पार्ट मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव है इसलिए पीछे की साइड रखा गया, ठीक है। जो भी कैटायनिक पार्ट होता है उसको हम रूल के हिसाब से आगे रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एनायनिक पार्ट है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायनिक पार्ट। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर आयन। ब्रैकेट के बाहर वाले जो आयंस हो उसे हम क्या कहेंगे? काउंटर आयन का नाम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉम्प्लेक्स है, और वो भी न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, दिस इज न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। आप ऐसे भी डाल सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मैं बार बार कह रही हूँ पूरे चैप्टर में आपको इस 3 तरह के कॉम्प्लेक्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। कहीं आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कहीं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कहीं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस तरह के फॉर्मेट में, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयन ये निकालना है। चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज होगा, तो इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये एग्जाम्पल लेना, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेना, तो क्या एग्जाम्पल लेना? K4FeCN6, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर इसलिए लिया जाए तो हमने यहाँ पर जितनी तरह की फॉर्मेट ली है उसी हिसाब से हमने एग्जाम्पल लिया। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिया? कैटायनिक पार्ट, मैंने काउंटर आयन जो कैटायनिक पार्ट है तो उसने हमने यहाँ रखा पोटेशियम इज अ कैटायन। पोटेशियम जब भी टूटेगा तो वो कैटायन के फॉर्म में ही टूटेगा, और ये हो गया उसका क्या? कॉम्प्लेक्स आयन। उसी तरीके से इसके लिए हमने कैसे एग्जाम्पल लिए? कोबाल्ट 4 अमोनिया मॉलिक्यूल यानी अमोनिया लिगैंड Cl2, और फिर जो एनायनिक पार्ट में हो रहा Br, बिकॉज Br दैट इज ब्रोमीन एंड ब्रोमीन दैट मींस हैलोजन एंड हैलोजन दैट मींस एनायन, नहीं वो टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों एग्जाम्पल में 1 बाय 1 करके उनका कोऑर्डिनेशन। अभी मैंने क्या कहा? टॉपिक पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयन, यानी आपको सेंट्रल आयन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इस पूरे कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? इस पूरे कंपाउंड में हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड में हम किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? कोबाल्ट का, एंड दिस फॉर निकेल, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, जो भी फॉर्मूला लिखा है, भी ट्रिक लिखा है, ट्रिक कह लो फॉर्मूला कह लो, उसको यूज कैसे करना, ध्यान। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी पोटेशियम, जैसे आपने सीखा है ना, जैसे आपने हमेशा सीखा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड, वैसे ही करना है। एक पोटेशियम पे मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है? अगर वो एल्कली मेटल है तो हम जानते हैं एल्कली मेटल पे पॉजिटिव +1 चार्ज होता है, तो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज। ऐसे ऐसे कितने पोटेशियम है? 4। देन प्लस और कौन-कौन से इस पूरे कंपाउंड में और कौन-कौन से पार्ट हैं? हमने तो पोटेशियम के बारे में कर लिया, अब हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे जैसे है ना वैसे वैसे देना। आयरन हमें नहीं पता, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन सच कंपाउंड, वी डोंट नो, हमें वही निकालना है, ठीक है। हमारा वही टेंडेंसी इसे निकालना है, हमने इसे मान लिया x। डन। उसके बाद यहाँ आते हैं प्लस
साइनाइड, ठीक है। इसके बारे में अगर पूछा जाए कि इसके ऊपर का क्या चार्ज है, तो CN इज नॉट अ न्यूट्रल लिगैंड ब्रदर। अभी हमने पढ़ा CN इज एन आयनिक लिगैंड और CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये पूरे पोटेशियम कंपाउंड का ना सबसे इंपॉर्टेंट लिगैंड है, मोस्ट पॉपुलर लिगैंड है, ठीक है। और भी 2-3 ऐसे लिगैंड है जो बहुत पॉपुलर, बहुत आने वाले हैं। तो CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, एक CN पे -1 चार्ज, तो यहाँ पर 6 है, तो क्या लिखेंगे 6। अब बताएं क्या पूरे कॉम्प्लेक्स में अब कोई चार्ज कहीं पर है, यानी ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, पूरा का पूरा पोटेशियम कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। डन। निकालना किसी का था, हमें निकालना था आयरन का, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, दिस वन इज 4x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 + x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 - 4 इन x इज इक्वल टू +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2। इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे Fe एंड रोमन में +2, ठीक है। ये स्टॉप रोटेशन, इसे हम स्टॉप रोटेशन कहते हैं। हमें पढ़ाया गया था या फिर आप सबने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 11th में कि जब भी कोई मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देते हैं ना, तो स्पेशली फॉर मेटल उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐसे दिखाते हैं रोमन में, इनसाइड द पैरेंथेसिस, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड स्टॉप रोटेशन, ठीक है। याद रहे, ये इस तरीके से जो हम दिखाते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक मेथड है जिसे हम स्टॉप रोटेशन कहते हैं। ये स्पेशली हम मेटल्स के लिए यूज करते हैं, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। आयरन इज अ मेटल, आप जितने भी सेंट्रल एटम पढ़ेंगे ना उसे हम सेंट्रल मेटल आयन ही कहते हैं। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ऐसे दिखाते हैं। डन। Fe with +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, x इज इक्वल टू +2 मतलब आयरन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसका करते हैं, ठीक है, इसे हम हटाते हैं। अब ये काम हम इसके लिए करेंगे, ठीक है। अगेन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आपके सामने ये कंपाउंड का मेटल आता जाएगा, यानी एटम आता जाएगा, वैसे वैसे आप निकालते चल जाओ। कोबाल्ट हमें नहीं पता है क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखेंगे x। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, हमें निकालना है पूरे कंपाउंड में ना, पूरे कंपाउंड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, सेंट्रल एटम का ही निकालना है, ठीक है। सेंट्रल एटम दैट इज x, हमें नहीं पता इसका क्या है, हमें नहीं पता। नाउ वी गो विद अमोनिया, हम अमोनिया के साथ जाएंगे। और अमोनिया को अभी हमने देखा, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं, 0 × 4, अब कुछ भी नंबर हो डजंट मैटर, प्लस क्लोरीन दैट इज हैलोजन, और हैलोजन जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। हैलोजन के ऊपर, हैलोजन अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता ना, आखिर में यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होगा। बिकॉज अमोनिया में नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, उसे ना तो किसी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन उसे देना है, बस नाइट्रोजन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट। क्लोरीन के पास अगर आप जाओगे तो क्लोरीन जो है ना, यहाँ पर एक क्लोरीन नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग क्लोरीन है। ऐसा मत समझिए कि 2 क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन आपस में बॉन्ड नहीं बनाए, तो अलग अलग क्लोरीन है। इसे क्या दिखाओ, इस तरीके से दिखाने का सही तरीका ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से रखें। ऐसा मत समझना कि 2 क्लोरीन एक साथ इस तरह से बॉन्ड बनाए, ये नहीं किया है। यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग क्लोरीन इससे बॉन्ड बनाए, सेंट्रल एटम दैट इज कोबाल्ट, यानी इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो असली में सही तरीका इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो एक क्लोरीन क्या कभी स्टेबल हो सकता है, क्या एक क्लोरीन एटम स्टेबल हो सकता है, नहीं ना, उसे क्या करना है, उसे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना, मैं बार-बार बताती हूँ, लिगैंड्स कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने नहीं आते, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने को नहीं आते, वो अपने नोन पेयर को डोनेट करने आते हैं। और मैंने इससे पहले दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि कोई भी एटम अपने नोन पेयर को तभी डोनेट करेगा जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। बिना अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए हुए कोई भी एटम, चाहे वो लिगैंड की बात नहीं हो रही, कहीं भी कोई भी एटम बिना अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए हुए किसी को भी नोन पेयर डोनेट नहीं करता है। यानी पहली प्रायोरिटी ये है कि उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, एंड सेकंड प्रायोरिटी इज कि उसके बाद वो सेकंड स्टेप इज कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तब वो अपने नोन पेयर को डोनेट करेगा जब उसे जरूरत लगेगी, ठीक है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन अपने नोन पेयर को तभी डोनेट करेगा जब क्लोरीन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और ऐसा कब होगा, जब उसके पास किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हो, एंड दैट विल क्रिएट द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन। यानी क्लोरीन के पास जब नेगेटिव चार्ज आता है और वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तब जाकर वो अपना लोन पेयर देता है किसको, सेंट्रल एटम को। इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज, डन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्रोमीन भी तो है, ब्रोमीन बाहर है, डजंट मैटर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको सबको काउंट करना होगा, ठीक है, पूरे को काउंट करना होगा। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1, ठीक है। क्या ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे अब कोई चार्ज रहा, नहीं, हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है, x दिस इज ओवरऑल 0, -1 × 2 -2 -1 is equal to 0, x is equal to +2 + 1 that is
यानी यहाँ पर इस कंपाउंड में कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट एंड इन रोमन +3। दिस इज द स्टॉक नोटेशन, यानी मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है। मेटल के केस में ही आप ऐसा दे सकते हैं, नॉन मेटल के केस में नहीं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं मैग्नेट्स में। एक चीज आप बार बार याद रखें, कोई भी लिगैंड का डोनर एटम अपना लोन पेयर तभी डोनेट करता है जब उसका खुद का ऑपरेट कंप्लीट हो। और अगर आपको ये मेथड याद रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छे से आप निकाल लोगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से लिगैंड आयनिक होंगे और कौन से लिगैंड जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन का अपने आप यानी पहले से ऑपरेट कंप्लीट था, इसीलिए अमोनिया को ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़े और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़े, एंड दैट्स व्हाई इट हैज मूव्ड इन नेट चार्ज। ओके, अब हम चलते हैं हमारे इस एग्जाम्पल पे, थर्ड वाला एग्जाम्पल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें, इस कॉम्प्लेक्स को देखें, निकेल यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकेल x मान लिया, ठीक है, प्लस अब ये लिगैंड है मेटल आयन के बाद हम किसके मेटल आयन सेंट्रल एटम के बाद हम किसको चेक करेंगे, लिगैंड्स को। लिगैंड्स के ऊपर का चार्ज 0 + 4 इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। क्या इस कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई भी नेट चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, 0। तो क्या होगा, x = 0, यानी निकेल के पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सॉरी निकेल के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए, जो 3 एग्जांपल है वो तीनों की तीनों इस पे ही वैलिड है, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जिसे हम x मान कर चल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि चार्ज ऑन लिगैंड जिस पे भी चार्ज है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद इक्वल टू में कभी 0 लगा रहे हैं, ठीक है। 0 क्यों लगा रहे हैं, ये इक्वल टू आप इससे लिखिए या इक्वल टू इससे लिखिए, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई चार्ज नहीं होगा पाएगी, ठीक है। अब हम इसे हटाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में या कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया, फॉर एग्जांपल काउंटर आयन को हटाकर और तब बात करें कि बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, उस पर ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल Fe(NH3)4 and Cl या -2, इस पे कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आयरन के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको इसे फॉर्मूला पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, बताएं इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन, आप इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते थे, मैंने अभी सिखाया, इसे आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है, -2, डन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम -2 इस पूरे पे था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम नहीं पता, x प्लस देंगे, उसके बाद प्लस लगा के चार्ज ऑन लिगैंड, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, व्हाटएवर इट्स नंबर डजंट मैटर, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। इसे हम यहाँ पर से 5, ठीक है, प्रोडक्ट कितने होंगे यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, -2 x -1 x = 2 -1 x = यहाँ पे मैं +2 दे दूँगी, क्यों दे दूँ समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि Fe ये कोई कॉम्प्लेक्स है, Fe अमोनिया 5Cl +2, और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा उसे कैसे अप्लाई करना है। चार कॉम्प्लेक्स आयन, इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है, प्लस, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, +2 हमने दे दिया, +2 इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम x, ठीक है, प्लस चार्ज ऑन लिगैंड, यानी लिगैंड पे कितना चार्ज है, तो अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं, ठीक है, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनके ऊपर चार्ज होगा -1, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन लिए उनका ऑपरेट कंप्लीट होगा नहीं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो +2 इक्वल टू x, ठीक है, -1 x = 2 + 1 एंड टोटल इज +3। तो यहाँ पर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकालना क्लियर हो गया होगा। आप जाएं जितने भी ऐसे कंपाउंड आपको दिख जाए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का वेट करें कि क्वेश्चन में लिखा हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे चैप्टर में कहीं भी मिलता है, आप क्या करें, आप हैबिट बना लें कि हम उसमें यानी आप उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ठीक है। यानी कहीं भी आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर में दिखे, आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो, किसी भी ऐसे कंपाउंड में डाउट हो कि आपको सेंट्रल एटम नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे
पहले मैं कुछ होमवर्क दे दूँ ताकि आप उसे कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूँगी, लेकिन आपको ट्राई करना है। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स है जो मैंने आपको दिया है, आप जाएँ इसे ट्राई करें। यहाँ पे क्या करना है, सारे क्वेश्चन में वही सेम काम करना है, सारे कंपाउंड में आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, आप निकाल लें, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। या तो वही मेथड यूज़ करें जिस तरीके से हम हमेशा करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जैसा आपको सही लगे आप इसे करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।